फिर हम शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं। सामने से जीसू और सियान आता है। उन दोनों को देखते हुए इजाजुल कहती तुम देर से आए हो कोरेस, और तुम तो लेडी को भी साथ लाए हो। सियान कहता हेलो, तो असल खबर क्या है? इजाजुल कहती सैन फ्रांसिस्को में अजीब लोगों का एक ग्रुप देखा गया है। कहा जाता है कि वो खुद को जोरास्ट्रियन कहते हैं। सियान कहता तुम्हें पता है तुम हमें सीधे सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कह सकते थे। इजाजुल कहती है प्लीज करो, ऐसा मत करो, ये बहुत ही उबाऊ होता। मैं सबके साथ ट्रेन ट्रिप पे जाना चाहती थी। सियान कहता एक ट्रेन क्या, इसमें किसी चीज का परिवहन भी शामिल है। इजाजुल कहती खुद जाकर देख लेना बेहतर हो सकता है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि केविन जोरोस्टर के बच्चे से भरे होंगे। सियान मन में कहता उनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, लेकिन क्या शिकागो में भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? चाहे वो मुझे सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती है। इजाजुल कहती क्या हुआ नन्हे करो? सियान बताता मानना पड़ेगा उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब और अनोखा है, लेकिन इजाजुल की असली पावर एबरडोन की पावर से कम 10 गुना ज्यादा है। वो 7 डेडली डीमन में से एक ऐसी भयानक ताकत है जो बाकी सभी की लिमिट को तोड़ देती है। इजाजुल कहती है चलो चले, मैं उन दोनों बच्चे के कॉन्ट्रैक्टर का जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ, और मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि कोई मेरे प्यारे लोगों को जान से मारने की धमकी देने की हिम्मत करेगा। जीसू कहती है उधर देखो सियान, क्या वो लोग पारसी है? सियान कहता ऐसा लगता है। बताता जोरास्ट्रियन धर्म है, जिसे कभी कभी अग्नि पूजा भी कहा जाता है। मिडल ईस्ट के प्रोफिट जारुस्टा द्वारा बनाया गया एक धर्म है जिसमें अग्नि को पवित्र माना जाता है, और अहोरा अजदा नाम के एक ही गॉड को सबसे ऊपर माना जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अमेरिका में क्यों बस गए, लेकिन कहता संभवतः इसका संबंध सीड से है। जीसू हैरान कहती है सीड, हाँ उनके शिक्षा के हिसाब से अगर सीधे कहो तो ये उसका ईश्वर का बीज होगा। वो सिर इंसान के बॉडी में मौजूद इच्छाई और बुराई का चरम रूप है। इसे रिचुअल के चढ़ावे के रूप में यूज किया जाता है। जीसू कहती पहले प्ले थ्रू से इसकी शुरुआत हुई। सियान कहता फेलियर। हालांकि इस बार 7 डेडली डीमन में से 2 को शामिल होने से नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। अभी अनाउंस होता सभी लोग प्लीज ट्रेन में चढ़ जाए। इजाजुल कहती हम अनाउंसमेंट के हिसाब से क्यों नहीं करते, और वो ट्रेन चलने लगता है। एक बोगी पे हम सियान के क्रू को देखते हैं, उनमें से एक शख्स कहता है क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? दूसरा कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि डीमन से मदद लेना सही है या नहीं। उनके बिना हम मेथड का पता नहीं लगा पाएंगे जिससे हम बीच को बढ़ा सके। दूसरा कहता है मुझे इस बात पर डर है कि हम बिना बेवजह के ही खुद को डेविल के हाथों बहकावे में आने दे रहे हैं। इजाजुल कहती ऐसा लगता है कि उन्होंने शिकागो में कहीं बीच को छिपा दिया है। शायद उनका प्लान डीमन से समझौता करने से वो बीच के बढ़ने की मेथड हासिल करने की है, और फिर उसे सही रूप से बढ़ने के लिए उस बीच को सैन फ्रांसिस्को ले जाने की है। सियान कहता तो तुमने छिपकर बात सुनी। इजाजुल कहती है बेशक तुम जानते हो मेरे कान बहुत ही तेज है। जीसू कहते हैं ट्रेन कार। उनकी मंशा साफ रूप से गलत दिख रही है। सियान कहता है मुझे लगा कि तुमने कहा था कि 7 डेडली डीमन में से सिर्फ 2 के कॉन्ट्रैक्टर है। इजाजुल कहती शायद ये उन कॉन्ट्रैक्टर के गुलाम हो। मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि डीमन से समझौता करने वाले लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। सियान कहता करो की मदद से उनका पीछा करने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रेन में हैं। फिर से अनाउंसमेंट होता सैन फ्रांसिस्को जाने वाली ट्रेन अब रवाना हो रही है, और कहता जब वो अपना काम शुरू कर दे तो मुझे फोन कर देना। दूसरा कहता ठीक है। और ये मार्टिन होता जो डीमन ऑफ ग्रीड का कॉन्ट्रैक्टर होता है, और कहता है क्या तुम्हें सीट का लोकेशन मिल गया? दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि सबसे पीछे वाले गाड़ी में है। मार्टिन कहता अच्छा हमें इजाजुल और कोरू की तलाश करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिना किसी मुश्किल के ये काम को पूरा करोगे। वो शख्स कहता क्या आप उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए? ये जेम्स होता जो डीमन के कंट्रोल में होता है। मार्टिन कहता उन्हें 1 हफ्ता पहले यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। खैर हम उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम्हें बिना किसी गड़बड़ी को सीट को लेने पर ध्यान देना होगा। जेम्स कहता ठीक है मास्टर। कहता मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी ने भी ये सुना होगा, सीट को पकड़ो और इस ट्रेन में सवार हर एक पारसी को मार डालो। और कोई कहता है मेन लाइट को बंद कर दो, मैं चाहता हूँ कि हर कोई 3 गुना स्पीड से चले। मन में कहता एक बार बीच मिल जाने पर हम फायदे में ही रहेंगे। लेकिन तभी जीसू उसके पास पहुंच जाती, जिससे वो काफी हैरान होता है। जीसू उसे अपनी ओर खींचने लगती, जिससे वो कहता रुको, लेकिन वो उसे ट्रेन से खींच लेती, जिससे वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम सियान को देखते जो मन में कहता जब तक जीसू बाकी डीमन कॉन्ट्रैक्टर से निपट रही है तभी एक कहता तैयार हो जाओ, तुम इस एरिया से होके नहीं गुजर सकते, प्लीज अपना काम यहीं पे रोक दो। दूसरा कहता कमीने चलो उसे यहीं पे मार देते हैं। उससे वो कहता तुम्हारी बातों में दम है। और सियान पे पंच मारते हुए कहता इसमें दोष देने के लिए तुम्हारी अपनी बेवकूफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सियान उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता फांसी द्वारा ढूंढने को उस सीट को चुराने की कोशिश क्यों करोगे? वो शख्स कहता इतना स्ट्रॉन्ग। सियान कहता लगता तुम जवाब देने में ज्यादा उत्सुक नहीं हो, और उसे वहीं पे फेंक देता और मन में कहता खैर मुझे यहाँ पे आसपास एक भी पारसी नजर नहीं आ रहा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देख कहता ये बौना कौन है, भला दफा हो जाओ बेवकूफ। लेकिन सियान उसे जबरदस्त पंचा देता। दूसरा कहता कैप्टन जेम्स को तुरंत बुलाओ। सियान कहता माफ करना दोस्तों, लेकिन मेरे पास तुम जैसे तुच्छ लोगों पे समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। और एक साथ उन सभी पे डायमेंशनल पोर्टल खोल देता है। कहता स्ट्राइक अराउंड सभी को जान से मार देता है, और हम उसका एक कूल अंदाज को देखते हैं। सियान उस बोगी में मौजूद सभी को मार देता है। और पारसी वाले कहते हैं मुझे लगता है कि तुम कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं हो अजनबी, मुझे लगता है कि तुमने किसी कारण से ही हमारी मदद की होगी। सियान कहता मेरी दिलचस्पी इस ट्रेन में छिपा कर रखी गई उस सीट में है।
मेरे क्लाइंट के मर्जी के बिना उस सीट को उस डीमन को ना सौंपा जाए जिससे तुम निपट रही हो। पारसी कहता तुम्हारा क्लाइंट गॉड है या डीमन? शान कहता एक डीमन 7 डेडली डीमन में से एक, लेकिन वो सीट को नहीं चुराएगी। क्या तुम मुझे सच में बता सकते हैं कि वो कहाँ है? पारसी वाला कहता मुझे लगता है कि तुम्हें मना करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, प्लीज इधर आइए। उसका सीट यहाँ पे छुपा है, हिडन वन अपने आप को हमारे सामने दिखाओ। कहता ये बात है। शान कहता ये बात है और मन में कहता है मुझे भी ये जानकारी था कि वो सीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाला एक इंसान है, लेकिन ये है अगर सख्ती से कहे तो इंसानी मेरा गैश है। इजाजुल कहता क्या वो सीट सच में एक मरे हुए बॉडी का अवशेष है? कितना रोमांचक है। जीसू कहते क्या तुम अवशेष को चुराओगे? शान कहता नहीं, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। इजाजुल कहते ये तो काफी सरप्राइजिंग है। शान कहता हाँ, मैं इस सीट को दोबारा जिंदा करने के प्लान बना रहा हूँ। वेपन जितना पावरफुल होगा उसे सही तरह से संभालना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। पारसी लोग मेरे ऑफर को ठुकरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इजाजुल कहते क्या सब कुछ तहस नहस हो जाएगा? अब समझ में आया। जीसू कहते इससे तुम्हारा क्या मतलब है? शान कहता ये ऐसा सब है जो आखिरकार एक भयंकर आपदा में बदल जाएगी। तब समय आ गया कि ऐसा चीज फिर से जिंदा हो जाए। फिर से कहूँ तो ये एक लाश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, ये बस गहरी नींद में है। ये ऐसी चीज है जो इंसान की बुराई और अच्छाई का जीता जागता रूप बन सकता है। पारसी धर्म का एक ऐसा चीज है जिसे पुराने युग में बनाया गया था। अहूरा मजदा के टुकड़ों को डालकर बनाई गई एक आर्टिफिशियल गॉड। पारसी लोग इस बीज को दोबारा जिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो इसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। मन में कहता मेरे पहले गेम के दौरान पारसी लोग अपने सीक्रेट मैजिक से उस सीट को कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम रहे। मुझे ये आज भी कल की तरह याद है, क्योंकि मैं उस हालात को काबू करने के लिए अमेरिका गया था। आखिरकार उन बेवकूफों ने क्या बना दिया? यीशु कहते अच्छा तो फिर अजाज अहम लेडी अजाजुल जरूर ये कर सकती है ना? इजाजुल कहती है मेरी तरफ मत देखो, ऐसी चीज के लिए ग्रीड जैसे डीमन की जरूरत पड़ेगी। शान मन में कहता मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि डीमन का असली मकसद क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना ये है कि वो उसके अवशेष के फिजिकल रूप को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। शायद मुझे मार्टिन से मिलना पड़ेगा। फिर हम मार्टिन को देखते जो कहता क्या इजाजुल और कोरो दोनों साथ में हैं? हालात थोड़ा पेचीदा है। हमारे मास्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो शख्स कहता पारसियों को ये पता नहीं होना चाहिए कि उनके ट्रेन पे हुए हमले के पीछे हमारा हाथ था। मार्टिन कहता और अगर सच में ऐसा हो तो अपनी छोटी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए उन्हें आखिर हमारे पास ही आना पड़ेगा। 7 डेडली डीमन के साथ इस दुनिया पर हम राज करेंगे। शायद हम ये खेल उनसे छीन भी सकते हैं। ऐसा करके इस प्लेनेट के गॉड बन सकती हैं। फिर हम यूनियन स्क्वायर सैन फ्रांसिस्को का देखते हैं। इजाजुल कहती लगता है ये सौदावे एरिया में कहीं होने वाला है और इस समय यहाँ पर सिब्रोत का एक ही कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है। शान कहता अगर यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर है तो उनका ठिकाना शायद यहीं कहीं होगा। ठीक है हमें उस तरफ चलना चाहिए। रुको ये तो, क्योंकि हम वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते हैं। शान कहता क्रिस ब्राइट वो अभी भी कैसे चल फिर सकती है? मैंने उसे मार दिया था। जीसू कहती है क्या वो लास्ट की कॉन्ट्रैक्टर है? शान वहाँ से जाते हुए कहता जीसू मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो और जो भी हमारे पास आने की कोशिश करे उसे रोक दो। जीसू कहते लेकिन तुम कैसे? शान कहता इस पूरे हालात को असली जिम्मेदार को खत्म करने के बाद मैं वापस आऊंगा। मन में कहता कुछ तो गड़बड़ है और उसके ऊपर पहुंचते उस पर एक अटैक कर देता जिससे वो बाल बाल बच जाती है। ऊपर देखते हुए कहती है कोरबेस, लेकिन ये कहते हुए खुश नजर आ रही होती है। मन में कहता क्या वो तो मुझे देखकर बहुत ही खुश लग रही है। क्रिस कहती है कुरो को पकड़ो जल्दी। शान पैर को जमीन पर मारते हुए कहता है क्रिम्सन असुरा की कुछ टेक्निक का जल्दी से इस्तेमाल कर लेता हूँ तो काम हो जाना चाहिए और इससे वहाँ का सड़क भी टूटने लगता है। शान कहता मुझे पता है कि तुम्हारी मौत हो गई तो फिर तुम यहाँ पे कैसे हो? क्रिस कहती है मुझे सीट को वापस लाना होगा, या तो ये करना होगा या फिर तुम्हें इजाजुल के कॉन्ट्रैक्टर को मार देना होगा। शान कहता लेकिन क्यों? क्या तुम डीमन ऑफ लस्ट के साथ मिली हुए हो? क्रिस कहती है भला कौन जाने। शान कहता क्या हम कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रहे हैं? क्रिस कहती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना करो। शान उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। कहता मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अपने अटैक को उसके चेस्ट के आर पार कर देता है। वो कहती है सीट सा। शान मन में कहता वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी और ऐसा लगता है कि वो निगरानी में रही होगी। इसी तरह से तो उसकी मौत होना तय है कि मुझे पहले उसे बचाना होगा। कहता है बैक्सूल। बैक्सूल कहती है क्या? वो जमीन पे गिरती है। शान कहता है क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? फिर हम सैन फ्रांसिस्को बाय देखते हैं। मार्टिन कहता है क्या उसकी मौत हो गई? ये तो साफ है कि कुरो से सीधे भिड़ने से हर हाल में बचना चाहिए। और जहाँ तक उसकी बात है क्रिस ब्राइट की बहन हमारे किसी भी काम की नहीं है। तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। जिसे वो सभी कहते सच में हाँ सर। क्या तुम अभी भी सो रहे हो? एक कहता उसके होश में आने से पहले हमें चाहिए। दूसरा कहता वो कौन है? तुम कौन और तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? सामने से जॉन आ रहा होता जो कहता इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और काफी कूल अंदाज में कहता क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। और बैक्सूल कहती है मुझे फ्यूचर में उम्मीद है कि तुम मुझे पहले ही बता दिया करोगे तो कम से कम मैं फ्रिज में बचे हुए बाकी डोनट्स को तो बचा पाऊंगी। शान कहता ये मेरी गलती है बैक्सूल, अगली बार मैं तुम्हें पूरी डोनट का दुकान खरीद दूंगा। इजाजुल कहती क्या ये बच्ची मरे हुए को जिंदा कर सकती है? शान कहता वो मरी नहीं है, मैंने उसे पॉइजन कोटेड ब्लेड का यूज करके बेहोश कर दिया। मन में कहते इस बात में कोई शक नहीं कि मीना ने अपने एल्केमी में बहुत ही तरक्की की है और ये मीना के द्वारा बनाया गया एक पॉइजन है। ये ऐसा पॉइजन है जो जिंदा क्रिएचर को कुछ समय के लिए ऐसे अवस्था में डाल देता
देता है कि ना तो वो हिल डुल सकता है, ना ही वो सांस ले सकता है। कहता है दूसरे प्ले थ्रू में मीना जल्दी इलेक्ट्रिक बनाने की एबिलिटी हासिल कर लेगी। जब वो समय आएगा तब रेल हमारे लिए बहुत ही जरूरी जगह होगी। ये धरती पे बचा हुआ आखिरी ऐसा एरिया है जहाँ पे पुरानी गोट अभी भी भरा हुआ है। सिर्फ वहीं से हमें ऐसे एल्केमी के सामान मिल सकते हैं जो धरती पे और कहीं नहीं पाए जाते। कहता है बैक्सूल में एक बार फिर से तुम्हारा एहसान मंद हूँ। बैक्सूल कहती ठीक है और उसे हील करना शुरू कर देते जिससे उसके जख्म भरने लगते हैं। उसे पूरी तरह से हील करते हुए कहते ये हो गया। शान कहता उठो सुबह हो गई। फिर कहते मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। शान कहता तुमने मेरे सामने जो इशारे दिए थे उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। मन में कहता मरने से ठीक पहले तक उसने मुझे वो रिंग दिखाई थी। उसके बिहेवियर से लगा था कि उस रिंग की उसके लिए कोई खास अहमियत थी। क्रिस कहता वो रिंग मुझ पे नजर रखने के लिए बनाई गई थी और इसे मार्टिन ने बनाया था। इजाजुल कहती ग्रीड का कॉन्ट्रैक्टर है ना, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है। क्रिस कहती क्या आप डीमन ऑफ स्लॉट हैं? इजाजुल कहती हाँ आप आगे बोलो। क्रिस कहती जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती तब तक ये रिंग नहीं टूट सकती और क्योंकि वो मुझ पे नजर रख रहे थे इसलिए मैं अपने हालात को ठीक से समझा भी नहीं सकती। शान कहता रुको इन सबसे पहले तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे पता है मैंने तुम्हें कुछ देर पहले मार डाला था। क्रिस कहती मेरी बहन और मेरे पास ऐसी पावर है जिनकी मदद से अगर हम में से किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरा उसे फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो उन कमीनों के हाथों में है। प्लीज उसे बचाओ, मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हें उनके छिपने की जगह बता दूंगी। शान कहता मतलब अगर वो मर जाती हो तो क्या तुम भी उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? क्रिस कहती मरने का दर्द भी होता है। शान मन में कहता उसे एक दिन एहसान चुकाना ही पड़ेगा और शायद ये काम आ जाए। और कहता ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इजाजुल कहती रुको हम मुश्किल हालात में फंस सकते हैं। शान कहता कैसे? इजाजुल कहती लगता है मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने अपने काम में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि किसी दूसरे डीमन का कॉन्ट्रैक्टर अब किसी भी समय यहाँ पे पहुँच सकता है। दूसरी तरफ देखते वो कहते वो कहाँ गया? जल्दी करो हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। शीर्षा कहती क्यों तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो एक डीमन कॉन्ट्रैक्टर हो। जॉन कहता मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। शीर्षा कहती है क्या? और जॉन कहता है लगता है हमारे यहाँ एक अनचाहा मेहमान आ गया है। मन में कहता जो भी है वो स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि इस फाइट में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। आवाज में तीखा और साफ रूप से गुस्सा झलक रहा है। ये प्रेजेंस वहाँ से आ रही है हमारे ऊपर। तभी वो मन में उठ कर नीचे और गिरने लगता है। जॉन भी उस बिल्डिंग से बाहर क्यों आता है? ये ईथन होता है जो डीमन ऑफ रात का कॉन्ट्रैक्टर होता है और कहता है जो कहता मैं बस एहतियात के लिए थोड़ी देर यहाँ पे रुका था और देखो मुझे एक अचानक से छोटा सा चूहा मिल गया। जैसा मैं समझ रहा हूँ तुम वही शख्स हो जिसके पास स्लॉट है। मेरे डीमन ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। शीर्षा कहती सावधान, वो बहुत बदतमीज होने के बावजूद बहुत ही पावरफुल है। ईथन कहता क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ। जॉन मन में कहता ये रैथ की सक्सेशन एबिलिटी है, वो यूजर के पावर को टेम्पररी रूप से बढ़ा सकता है और जितने ज्यादा वो गुस्सा होगा उसका पावर उतना ही बढ़ेगा। ईथन कहता मर जाओ तुम कीड़े मकोड़े। उसके तब एक अटैक को भेजता है। जॉन उसके अटैक से बचने लगता है। शीर्षा कहता लड़ने से पहले मुझे नीचे उतारो। जॉन कहता नहीं कर सकता, वो कमीना तुम्हें निशाना बना रहा है। ईथन हंसते हुए कहता तुम तो बहुत ही जिद्दी बेवकूफ हो और एनर्जी बीम से उस पर अटैक कर दिया जिससे वो बाल बाल बच जाता है। मन में कहता छोटा होने के बावजूद इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। ये सही कह रही है, वो शख्स बहुत ही घटिया और खतरनाक है लेकिन उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। ईथन कहता तुम कोई खास नहीं हो, बस एक डरे हुए चूहे की तरह इधर उधर भाग रहे हो। स्लॉट ने तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान को क्यों चुना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 7 डेडली डीमन में से तीसरे सबसे पावरफुल डीमन इस कमजोर चूहे को अपना वेसल चुना। आपको ये सब बहुत ही अनफेयर लग रहा होगा। बहुत भड़कते हुए कहता इधर उधर की बातें करना बंद करो, उसे मार डालो। ईथन कहता जैसे तुम देख सकते हो मेरा डीमन कितना परेशान है। जॉन कहता थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छिप जाओ। शीर्षा कहती क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरी तरह से ठीक रहोगे? ईथन फिर से अटैक करता है जिससे जॉन बच जाता है और ईथन कहता बुरा नहीं है, लेकिन जॉन उसके पास आते उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बाल बाल बचता है और मन में कहता उसने कब और फिर से जॉन पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है। पंच मारते हुए कहता तुम बेवकूफ। उसका अटैक जॉन की ओर जाने लगता है जिससे वो अपने मन में कहता है यही बस काफी है। इसकी तेज रफ्तार की वजह से वो पक्का निशाना नहीं लगा पाएगा, लेकिन तभी उसके चेहरे पे पंच मारता है जिससे वो काफी हैरान नजर आ रहा होता है और आके जमीन पर गिरता है। कहता क्या मुझे चोट लगी? उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और दर्द के मारे कराहने लगता है। कहता ये सब क्या हुआ? लेकिन जॉन उसे ही घूर के देख रहा होता है और जॉन फिर से उसके पास पहुंचते उसे पंजर देता है। उसे दोबारा पंजर देता है जिससे वो अधवारा हो जाता है और मन में कहता है वो काफी लालची है, कॉन्ट्रैक्टर से यही उम्मीद की जा सकती है। शायद मुझे इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, इसके सिर को कुचलना होगा। और ईथन पे जबरदस्त अटैक कर देता है। अब ईथन कहता बेवकूफ और जॉन काफी इससे हैरान हो जाता है, काफी स्पीड से वापस आ जाता है जिससे शीर्षा कहते तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए था। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो समझो हम मारे ही जाएंगे। ईथन की बॉडी पे रोड कंट्रोल करते हुए कहता एक निराशाजनक बेवकूफ, लेकिन उसकी समझ और अंदाजा लगाने की एबिलिटी तेज है। हाँ खैर कमजोर लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना ही पड़ता है। जॉन शीर्षा से कहता है यहाँ से चले जाओ, मैंने ऐसा पहले भी देखा। हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो डीमन ऑफ रॉट है, खुद एस्मोडेस के अलावा और कोई नहीं। उसकी डार्क एनर्जी ने हमारे आसपास के पूरी हवा को पूरी तरह से भर दिया है। क्या हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे? नहीं
नहीं इसे छोड़ो, हम मरने वाले हैं। तभी इजाजुल आते हुए कहते तुम तो बहुत ही बड़े मजाकिया हो, और आके उन दोनों के सामने लैंड करती है। कहते क्या कॉन्ट्रैक्टर के बीच झगड़े से तुम्हारा यही मतलब था? तुमसे और ज्यादा की उम्मीद थी एस्मोडियस। लेकिन रॉट भड़कते हुए कहता इजाजुल। जीसू कहते क्या तुम इजाजुल को अकेले भेजने के लिए तैयार हो? शान कहता उसकी अभी की पावर एक नॉर्मल प्लेयर के लेवल की है, लेकिन उसके लिए स्टेट का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल से कहीं ऊपर है। क्या तुम इजाजुल और एल्डेब्रन के बीच हुई फाइट को भूल गए? हमें बस उसी को देखना है। और हम वहाँ पे मार्टिन फारसी को देखकर ये सब शान भी देख रहा होता है। मन में कहता वो ग्रिड का कॉन्ट्रैक्टर जरूर होगा। मार्टिन कहता मुझे सीट दिखाओ। शान बताता अपने पहले थ्रू से मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से 7 डेडली डीमन के लिए भी उस पावर को झेल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि वो पूरे प्लेनेट को ही शॉक वेव भेज सकती है। फारसी कहता क्या तुम इस काम को संभालने का पूरा भरोसा है? मार्टिन कहता मेरे अंदर के डीमन ने मुझे बताया कि मैं कर सकता हूँ। फारसी कहता ताबूत को बाहर लाओ। जैसे वो सभी उस ताबूत को बाहर लाते और मार्टिन कहता तो बस यही है, तुम लोग इसे सील करने या कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहते हो, है ना? इस जानकारी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? पारसी वाले कहते हमारे गॉड के साथ पारसी लोगों के हाथ में पूरी दुनिया की ताकत होगी, और हमारे सपोर्ट से तुम अपनी मनचाह कोई भी चीज हासिल कर सकोगे। जॉन कहता तो दूसरे शब्दों में तुम्हें अभी मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मान लो कि मैं इस चीज को दोबारा जिंदा कर देता हूँ, तो क्या तुम्हारे पास इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका है? पारसी वाले कहते हमारे धर्म की किताब में बताया गया है कि किसी भी गॉड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसे अपने मर्जी के हिसाब से बांधने का तरीका खो चुका है। जिसको कहते हैं मैजिक पावर पहले से ज्यादा घनी और पावरफुल हो गई है। शान कहता नहीं वो टेक्निक रूप से मरा हुआ है, और मरे हुए लोग सपने नहीं देख सकते। मन में कहता वो इसमें एक डीमन के सोल को डालकर डिवाइन पावर वाला एक शख्स इस दुनिया में आना चाहता है। सिर्फ पारसी के मैजिक से उसे बंधे हुए सबको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो शायद इसे पूरी तरह से सील कर देगा। क्योंकि अगर इसमें कुछ भी हासिल ही नहीं होना है तो इसे दफना देना ही बेहतर होगा। मार्टिन का ठीक है मैं मानता हूँ। शान मन में कहता क्या ये क्या ग्रिड बंधे हुए सबको भी छीन सकता है? पारसी वाला कहता तो फिर आपको क्या लगता है कि सीट को जंजीर से पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, आपको पता है ना? मार्टिन कहता इससे पहले हाथ मिलाने के बारे में क्या ख्याल है? पारसी कहता हाथ मिलाना इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। मार्टिन कहता मैं चाहूँ तो अभी सीट को जंजीर से जकड़ सकता हूँ। शान मन में कहता नहीं ये सही नहीं हो सकता, चाहे ग्रिड हो या ना हो, ये ऐसा काम नहीं है जिसे बिना किसी तैयारी के मौके पे किया जा सके। यानी कि वो कमीना का मकसद ये है कि शान उस पर अटैक करते उसे मार देता है, जिससे पारसी वाले काफी हैरान होते हैं और कहते ये क्या है? शान कहता अपने इरादे मुझे दिखाने के लिए थैंक्स। पारसी वाले कहते तुम यहाँ पे कैसे आए? शान कहता क्या तुम भूल गए सबसे पहले मैंने तुम्हें मार्टिन के साथ सौदा करने के लिए कहा था। पारसी वाला कहता तुमने ऐसा क्यों किया? उसे मरने के बाद इस बीच को फैलने से रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। शान कहता वैसे वो तुम्हारे सबको जंजीर में जकड़ने वाला नहीं था, इतने पावरफुल सबको बांधने के लिए 7 डेडली डीमन को भी अपनी पूरी पावर खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कर पाना नामुमकिन है। शायद उसका इरादा शुरू से इसे जगाने का था ताकि वो गॉड जाग जाए। अभी उस पारसी का टोन चेंज हो जाता और कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूँ। शान कहता हालात बेकाबू होने से पहले मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। पारसी कहता ये नामुमकिन होगा। शान कहता ऐसा क्यों? पारसी कहता क्योंकि वो पल अब आ चुका है। शान कहता ये नहीं हो सकता मार्टिन। मन में कहता ये ग्रीड का सक्सेशन एबिलिटी है, उसे इतना समय कब मिल गया? नहीं हाथ मिलाते समय पारसी की बॉडी में मार्टिन होता है जो कहता है बिल्कुल। जब मैंने उसे छुआ उसी पल मैंने अपने दिमाग को उसके बॉडी में डाल दिया। मैंने भी नाटक में उसका साथ दिया और आर्क बिशप की भूमिका निभाता रहा, और ये बॉडी बस वही बोलता रहा जो उसे बोलने के लिए मजबूर किया गया था, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। शान कहता जब ये गॉड जागेगा तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, तुम जानती हो। मार्टिन कहता उस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शान कहता रुको वो आंखें, मैं मेमोन से बात कर रहा हूँ है ना? ग्रीड का नाम मोमेंट्स होता जो कहता तुम सही कह रहे हो कॉर्वेस। ग्रीड कहता कॉर्वेस क्या तुम हैरान हो? मुझे यही उम्मीद थी। उस सबसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैजिक पावर निकल रही है, ऊपर से एजाजुल के ओडेमोस के साथ फाइट को जोड़ दे तो शान कहता तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर की जान को बहुत ही बड़ा खतरा है। ग्रीड कहता मार्टिन ने खुद को एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर साबित किया है, इसलिए तुम समझ सकते हो कि मुझे उसे खोने का बहुत ही दुख है। इसकी जगह किसी और को भी आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसे गवा नहीं सकता। शान मन में कहता वो कह रहा है कि अब इस काम को पूरा करने का एकमात्र मौका है। जोखिम के बावजूद सीट को आजाद करने का सिर्फ एक ही फायदा है। कहता क्या तुम अपने से ऊपर वाले पावर को गिराना चाहते हो? ग्रीड कहता लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब सवालों का सिलसिला बंद करो, मेरे पास फालतू के बातों के लिए समय नहीं है। और वो सबको पकड़ते हुए कहता मैं तुम्हें बाद में पकड़ लूंगा, अगर यानी तुम इससे बच गए तो। और वो जीसू को लेकर काफी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकल रहे होते हैं। और वो कहता है एजाजुल एजाजुल, इतने लाचार हालात से मुझे देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एजाजुल कहती ऐसा नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। ऐसा डीमन बहुत ही कम देखने को मिलता है जो अपने लालच के लिए इतना ज्यादा समर्पित हो। हालांकि ये स्वाभाविक है क्योंकि रोथ यानी कि गुस्सा पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। जॉन मन में की पावर 1/3 है, वो अभी भी एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रोथ का सीधा सामना
करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर। हाँ, मुझे उसके अंदर बर्फ जैसी ठंडी और भयंकर गुस्सा की फीलिंग क्यों महसूस हो रही है। रोज कहता मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा और आगे कौन बढ़ता है। छोटा सा पंच बनाते हुए इजाजुल तक बढ़ता है, लेकिन इजाजुल उसे सिर्फ चाटा जड़ देती है। उसके एक चाटे से ईथन के मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन इजाजुल उसे लगातार चाटा बजा रही होती है, जिससे वो कराने लगता है। और इजाजुल कहती है और चाहिए, अब ये लापरवाही वाला रवैया छोड़ो। वो इतना तेज चिल्लाता है कि जॉन को शीशे का कान तक बंद करना पड़ जाता है। जब ग्रीड उस सीट को जगा देगा तब तुम्हारे ये छोटे मोटे चाल ज्यादा काम नहीं आएंगे। इजाजुल कहती है और तुम उस सीट का क्या करोगे। रोथ कहता है मैं उसे कंज्यूम करूंगा। इसे सीट कहा जाता है, असल में वो फीलिंग का एक बहुत ही बड़ा भंडार है, और मेरे जैसा रोथ डीमन के लिए ये तो एक बेहतरीन खाना है। ग्रीड के मैजिक और स्पेल की मदद से मैं अपनी सोल को इस सीट में डाल लूंगा और मैं अपनी पावर को एक बिल्कुल ही नए लेवल तक पहुंचा दूंगा। इजाजुल कहती मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। रोथ कहता मुझे भी यही लगता है, अगर मुझे पूछो तो आलस से ज्यादा गर्व है तुम्हें सोवा देता है। ग्रीड मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए फिलहाल मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ के जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। वो काफी हैरान नजर आ रहा होता है, वो सीट का पावर वहाँ तक भी पहुँच जाता है। इजाजुल कहती है हमें भागना होगा, मेरे पीछे आओ। एक बड़ा सा पत्थर जॉन पे भी गिर रहा होता है, जिससे इजाजुल उस पर अटैक करती है, और हम एक एनर्जी गोला को देखते हैं जहाँ से जबरदस्त एनर्जी बीम निकल रही होती है, जो आसपास के एरिया में फैलने लगता है। वो काफी ऊपर की ओर जाने लगता है। ये सब देख के सियान कहता है अपर डिविनिटी शायद। ऊपर हम एक फिगर को देखते हैं और जिसू कहती क्या ये है सीट सियान। सियान कहता ये पूरी तरह से हो चुका है, इसलिए सीट इससे कहना मुश्किल है। अहुरा मजदा का बच्चा, स्पेंटामेन्यू जो अच्छाई की प्रतीक है, और एंग्रा जो बुराई की प्रतीक है। पारसियों ने इन्हें ही बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उनके प्रोसेसर से जो सामने आया वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पूरी तरह से बुराई के बहुत ही करीब था, जिसे आहिरीमान कहा जाता था। पहले जो लास्ट है वो उसे अपने अंदर रखने वाला एक वेसल था, और अब उसने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया है, क्योंकि हम देखते वो काफी बड़ा होता है। और शान कहता एक मिनट रुको, ये तो एक प्लेयर, ये रोथ होता जो कहता ग्रीड वो कमीना, क्या उसने सीट को बढ़ा दिया। शान मन में कहता नहीं वो तो रोथ है। रोथ कहता ये बिंग मेरा खाना बनेगा। शान अपने मन में कहता क्या वो आहिरीमान को खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्रीड ने शुरू से यही प्लान बनाई थी। जिसू कहती लगता है वो डीमन अरमान को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या हमें दखल नहीं देना चाहिए। शान कहता नहीं, हम उस मोड़ को पार कर चुके जहाँ से लौटने का कोई भी जगह नहीं है। मन में कहता कितना बेवकूफापन हरकत है। ग्रीड कहता जैसे मैंने अंदाजा लगाया था ये तो लाजवाब खाना है, यहाँ से निकलने के बाद मैं इजाजुल को कुचल दूंगा। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है, अरमान उसे कुचलने लगता है, जिससे वो कहता है ये क्या है, इसकी डिवाइन पावर तो मेरी डिवाइन पावर से कम होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मुझे अपने सोल को ईथन की बॉडी से निकालना होगा, ये तो टस से मस नहीं होगा। अच्छा तो बात कुछ इस तरह है, पता चल रहा है कि मैं मुसीबत में हूँ। मैं मोन ये सब तुम्हारी प्लान थी, क्योंकि ईथन के साथ रॉड को भी सोल को भी निगल लेता है, वो फिर हवा में उड़ना शुरू कर देता है, और ऊपर जाके वो अजीब सा गोला बनने लगता है, जिसे जीसू कहती है। हालात शांत हो गए हैं। शान कहता वो खुद को पोषण देने के लिए रॉड को पचा रहा है। इजाजुल आते हुए कहती अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है ना। शान कहता तुम्हारे हिसाब से ये कब जागेगा। इजाजुल कहती 4 घंटे नहीं, मुझे लगता है 3 घंटे में। शान कहता हमें उस चीज को हर एरिया में फैलने के लिए हर तरह की कोशिश करना चाहिए। इजाजुल कहती क्या इसे पूरी तरह से कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं है। शान कहता नहीं, ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है। इजाजुल कहती क्या फिर हम ये कैसे कर सकते हैं। शान कहता सही कहे तो कोई भी नॉर्मल तरीका नहीं है, वो एक ऐसा एंटिटी है जिसमें अपर लेवल की डिविनिटी है, इसलिए उसे सीधे मुकाबला करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इसे फिजिकल तरीके से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बीइंग है। मैं क्रिस को भी बुला लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों को सेफ जगह पे ले जाओ। जीसू कहती है मेरा क्या। शांता तुम्हें और जॉन को यह तय करना है कि ये चीज कहीं भी ना जाए। इजाजुल कहती है मैं भी मदद करूंगी, बिल्कुल। मुझे पूछने के लिए माफ करना करो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ खाली है। शान कहता मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे एक मीटिंग बुलाना है, तुम समझ रहे हो ना। फिर हम यद्रा को देखते जो कहते क्या तुम अरमान को इवेंट मॉन्स्टर के रूप में लाना चाहते हो, है ना। शान कहता हाँ, अभी अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करो। अगर हम इनाम का वादा करते हैं तो बड़ी संख्या में प्लेयर इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। हर कैनन कहता मैं अमेरिका सर्वर पे एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा और उसका नाम गोरिल्ला इवेंट रखूंगा। यद्रा कहती अगर इनाम देना है तो क्या हमें उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं देना चाहिए। जोनसो कहता फिर डिफेंस क्वेस्ट के बारे में क्या, जिसमें उन्हें उस बिंग को एक खास इलाके में प्रवेश करने से रोकना होगा। शान कहता बिल्कुल सही, इस चीज में हाई लेवल की डिविनिटी पावर हो सकती है, लेकिन प्लेयर को उससे निपटना शायद एल्टेफ्रेंड से आसान होगा, क्योंकि उसमें समझबूझ नहीं है, और वैसे भी हमने पहले ही सेफ्टी का इंतजार कर रखा है। यद्रा कहती बहुत ही अच्छा, तो मैं सबसे पहले इवेंट क्वेस्ट को पोस्ट करूंगी। शान कहता ठीक है। यद्रा मन में कहती है जोखिम बड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे दायरे में है। हालांकि गॉड के रूप में मैंने कभी भी ये रास्ता नहीं अपनाया होता, शायद मैं अपने पुराने स्वरूप से और भी दूर चली गई हूँ। फिर हम एक रूम से आवाज सुनते जो कहता है ये तो बड़ा मौका है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये एरिक होता सेंटिनल स्लेयर जो मन में कहता है। और इवेंट को देखते हुए मन में कहता है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और सामने एक बहुत ही पावरफुल गॉड है। सबका सम्मान दोबारा हासिल करने के लिए मुझे ऐसे बड़े दुश्मन से निपटना ही होगा। अभी अपोलो कहता अगर वो
अरमान है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे अभी खबर मिला कि उसने 7 डेडली डीमन में से एक को अपने अंदर समा लिया है। एरिक कहता ये आवाज। अपोलो कहता कॉर्वेस के अंदर एक लाइट है, अपनी पूरी ताकत लगा दो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। एरिक उस बर्ड को देखते हुए कहता ये तो एक अपोलो है। अपोलो कहता चलो अब चलती है सैन फ्रांसिस्को की ओर। और हम वहाँ और भी पिलर को देखते हैं जिसमें से एक कहता है क्या यह है अरमान। दूसरा कहता है इसमें कोई भी साफ तौर पर दिखाई देने वाली हलचल नहीं हो रही है। शान अपने क्रू से ये सब देखते हुए मन में कहता है अच्छे पिलर आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। जहाँ तक सिविलियंस की बात है उन्हें अरमान से दूर रखना ही सबसे अच्छा है। अभी अरमान से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। शान कहता है क्या इसका शुरुआत हो गया है और उसके हाथ आके जमीन पे लगते हैं। हम उसके चेहरे को देखते जो किसी मोस्टर जैसे लग रहा था वो दहाड़ लगाता है। शान कहता है उसकी डिविनिटी पावर तो कुछ ज्यादा ही हाई है, इतना ज्यादा है कि आम पिलर तो खरोच तक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए उन सभी को किसी न किसी तरह के इंश्योरेंस की जरूरत होती है। अभी सिस्टम कहता जो पिलर इस पावरफुल दुश्मन के सामने डटे रहते हैं उन्हें गॉड का ब्लेसिंग हासिल होता है। एरिक भी कहता है ये सब क्या हो रहा है, इतनी जबरदस्त पावर। शान मन में कहता है ये एक बफ है जो सीधे यद्रा ने दिया है, हालांकि इसके लिए बेहिसाब ज्यादा पॉइंट खर्च करना पड़ा है। पिलर के प्रदर्शन में सुधार के लिए ये काफी है और अब ये किसी भी पल आ सकता है और आसमान से कुछ गिरने लगता है जिसे शान कहता है बिल्कुल सही टाइमिंग है। तो फिर मुझे वही करना चाहिए जो मुझे करना होगा, जो पहला हमला करेगा वही फाइट को जीतेगा। अरमान भी आगे और बढ़ता है लेकिन एक अटैक उसके तरफ ही बढ़ रहा होता है जो जाके सीधे उसे हिट होता है। उसके हिट से अरमान का आधा बॉडी खत्म हो जाता है। पिलर कहते ये क्या था और एरिक मन में कहता चाहे कुछ भी हो जाए हम सभी के लिए चांस है और कहता चलो चलो इस मोस्टर को मार गिराए। अभी अरमान धार लगाता है जिससे उन सभी को मुश्किल आना शुरू हो जाता है और उसका जख्म भरना शुरू हो जाता है जिससे वो कहते इसके जख्म वो तो ठीक हो रहा है और वो अपने मुंह को खोलते हुए एक एनर्जी अटैक बनाने लगता है जिससे एरिक कहता सभी लोग भागो। तभी एजाजुल आते हुए हाफी भरती है जिससे एरिक उसे देखकर कहता अब क्या। एजाजुल उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार रहती है और एरिक मन में कहता है क्या उसने अपने दिमाग को खो बैठा है, वो अकेले क्या कर सकती है। तभी अरमान एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है जिसे एजाजुल अपने अम्ब्रेला से रिफ्लेक्ट कर देती है। एजाजुल कहती जरा मेहरबानी करके तुम सभी हमला करने पर ध्यान दो, डिफेंस को मैं संभाल लूंगी। जॉन मन में कहता है ये यकीन करना मुश्किल है वो इंसान के बॉडी में रहकर गॉड जैसी पावर का यूज कर पा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि एजाजुल बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। ठीक वैसे ही जैसे रॉट ने कहा था, मैं सोच रहा हूँ उसने मेरे जैसे इंसान को अपना कॉन्ट्रैक्टर क्यों चुना। अभी अरमान दोबारा घबराने लगता है और उन सभी पिलर की तरफ आगे बढ़ता है जिससे वो सभी पिलर बचने लगते हैं। एक कहता मुझे बचाओ प्लीज। दूसरा पिलर कहता इतना घबराना बंद करो, इस बफ की वजह से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस अपने आप को चेक करते हुए कहता तुम सही कह रही हो और कहता हमें लगातार बफ मिल रहा है, यह हमारा मौका है, उस कमीने को खत्म कर दो। और वो सभी पिलर अरमान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अरमान जबरदस्त चीख मारता है और वहाँ की जगह को तहस नहस करना शुरू कर देता है जिससे जमीन में काफी बड़ा दरार आ जाता है और वहाँ पे कुछ पिलर नीचे और गिरने लगते हैं। उसमें से एक कहता है मैं तो गिर रहा हूँ। तभी सियान अपने पोर्टल से उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है जिससे वो कहता है मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। सियान उसे ऊपर से देखते हुए कहता है बिल्कुल ऐसा जैसे नंगे हाथों से दीवार से भिड़ने की कोशिश करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ता कहता अच्छा तो फिर जबरदस्त अटैक करते हुए कहता तुम्हें इसका स्वाद कैसे लगेगा। सियान के इस अटैक से उसके हाथ कट के अलग हो जाता है लेकिन पल भर में अपने हाथ को दोबारा रिजेनरेट कर लेता है। सियान मन में कहता मुझे बिना प्लान बनाए उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने से बचना चाहिए। समय के साथ अरमान की डिवाइन पावर और भी बढ़ती जाएगी और उसका फिजिकल बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। बहुत देर तक समय भी नहीं खींच सकते, अगर हमने और भी समय खींचा तो शायद इस पर किसी भी हमला का कोई असर ही नहीं होगा। और ऊपर कॉन्स्टेलेशन को देखते हुए कहता तुमने तो बड़ी देर लगा दी है ना। हम जीसू को देखते जो आगे बढ़ती है उस पर अटैक करती है लेकिन जीसू के अटैक से उस पर खरोच भी नहीं आता। जीसू मन में कहते मुझे इससे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उन सभी हमलों के बाद भी मैं उस पर एक खरोच तक नहीं लगा सकी। हम कुछ समय पहले का सीन देखते सियान कहता जीसू जब फाइट शुरू होगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम पिलर के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करो। जीसू कहती क्या तुम नहीं चाहते कि मैं फाइट में शामिल हूँ। सियान कहता हाँ अपना पूरा ध्यान आसपास मौजूद सिविलियन की सेफ्टी पे लगाओ। अपरजन में जीसू मन में कहती उसने मेरी मदद नहीं मांगी, शायद इसलिए क्योंकि मैं इस फाइट में किसी भी काम की नहीं हूँ। जबकि सियान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैं तो बस पीछे छूटती जा रही हूँ। एक पिलर कहता देखो ये तो टूटता हुआ तारा है। दूसरा कहता रुको ये तो नहीं हो सकता, ये तो एक गिरती हुई स्वॉर्ड है। जीसू बेबस होते हुए मन में कहती स्वॉर्ड इसका मतलब वही हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तब वहाँ पर लिन आते हुए कहते लिब्रा स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। वो स्वॉर्ड जाके जमीन पे गिरता और साथ ही हम लिन का काफी कूल एंट्री देखते हैं। वो दोबारा स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेती। जीसू मन में कहती लिन यहाँ पे क्यों है। मैं सिर्फ यही अंदाजा लगा सकती हूँ कि सियान ने उसे बुलाया होगा, लेकिन क्यों मैं इस समय उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर हालात ऐसे बने रहे तो मेरे पास सियान के साथ वॉर में खड़े होने का कोई भी बहाना नहीं रहेगा। कुछ चाहिए मुझे, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं आगे निकल सकूं। ऐसी पावर जो किसी गॉड की पावर से भी आगे निकलने में कैपेबल हो और साथ ही डीमन से भी। नहीं होश में आओ। सियान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, उससे मुकाबला करने का कोई और तरीका जरूर होगा। फ्यूचर से आई लिन ने खुद यही बताई थी कि मैं जितना सोचती उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले हो चुका उसे कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा बच्चा बने रहना चाहिए और मैं सियान के लिए ऐसा करूंगी। और लिन का बात याद आता है कि कभी कभी तुम्हें बैड बच्चा भी बनना पड़ेगा। हम लिन की शॉर्ट
को देखते हैं जिससे उसके वो दोनों हाथों के काट के अलग कर देती है, लेकिन पल भर में वो अपने दोनों हाथों को रिजनरेट कर लेता है। शान मन में कहता लिन की एबिलिटी एक बार फिर से बढ़ गई है। उसने अपने डिवाइन पावर यूज करने में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सिंपल शॉर्ट टेक्निक से पढ़े। लिन आते हुए कहते मिस्टर किम मैं यहाँ हूँ। शान कहता मुझे मेरे नाम से बुलाओ ठीक है, और तुम्हारी लंबाई तो बढ़ गई है। लिन कहते वैसे ऐसा लगता है कि वो चीज बार बार रिजनरेट हो रही है। सच को तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगी। शान कहता मैंने तुम उससे निपटने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया था लिन, लेकिन अरमान के बॉडी के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो। लिन कहती है न्यूक्लियस। शान कहता अरमान असल में डिवाइन पावर से बना एक फैंटम जैसा है। जब उसने खुद को ठीक किया तो उसकी डिवाइन पावर पूरी तरह से खत्म हो गई। मैंने थोड़ी देर के लिए उस एनर्जी फ्लो को देखा तो उसे खत्म हो चुकी पावर को फिर से भर रहा था। हमें उस एनर्जी फ्लो के स्रोत को ढूंढना होगा। तुम्हें अच्छे और बुरे की फर्क पहचानने वाली डिवाइन पावर मिली है। लिन की तरह मिला था, लेकिन वो जायंट पूरी तरह से बुरी पावर से उलझा हुआ है, इसलिए उसके अंदर मौजूद बुराई के सेंटर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हम इविल की तलाश में नहीं है, हम अच्छाई की तलाश में है। ऊपर से देखने पर ये पूरी तरह से बुरा जैसा लगता है, लेकिन असल में ये दो गॉड की कॉपी से बना हुआ है। लिन कटिया समझ गए तुम चाहते हो कि उसके छुपी अच्छाई के अंश को ढूंढूं। शान कहता बिल्कुल सही। लिन कहती लेकिन बात यह है कि उसे ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। शान कहता ऐसा इसलिए क्योंकि अरमान की फिजिकल बॉडी लगातार विकसित हो रही है और उसके साथ साथ उसकी डिवाइन पावर भी तेजी से बढ़ रही है। तभी अरमान कहता मारो, और चीखते हुए कहता मारो। शान बेजान मन में कहता ये क्या ये बोल भी सकता है। अरमान कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शान कहता मेरा पहले थ्रू में ऐसा नहीं हुआ था। शान कहता बिल्कुल भी नहीं। इजाजुल आते हुए कहते तुम सही कह रहे हो, मुझे भी डर लग रहा है। हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि अरमान ने रॉथ को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। जैसे जैसे इसका गुस्सा बढ़ता जाएगा ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। शान कहता इजाजुल, उसका बॉडी फिर से इवॉल्व होने लगता है, एक नए रूप में आ जाता है और कहता मार डालो। लिन कहते इसके साथ क्या गलत है। शान मन में कहता इसकी आवाज तो रॉथ की आवाज से मिलती जुलती है और कहता ये अपने मुंह से बाहर निकल रही एनर्जी को पूरी तरह से फैलाने की कोशिश कर रहा है। मन में कहता हम जितना देर करेंगे ये इतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आखिर में हमारे पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम अरमान के सेंटर को देखकर उसके बॉडी से टेंटिकल निकलने लगते हैं। उसका टेंटिकल जहाँ लगता है वहाँ के आसपास की चीज टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और शान कहता डैमेज क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और वो टेंटिकल एक बंदे की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे वो बंदा कहता भाग जाओ, और दूसरों को भी जान से मार देता, जिससे कहता प्लीज बचाओ। शान लिन को अपने फेदर से कवर कर लेता है। हमारी मान का न्यू ट्रांसफॉर्म रूप देखते हैं, जिसके सामने श्यान और मीना काफी छोटे नजर आ रहे होते हैं। और श्यान कहता है श्यान कहता लिन अब और देर मत करो, जल्दी करो। लिन कहती बस एक पल रुको, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। श्यान कहता इस समय हर एक सेकंड कीमती है। मन में कहता अरमान धीरे धीरे समझदार हो रहा है। अगर ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया तो ये तबाही बाकी हर चीज से कहीं ज्यादा भयंकर होगी। अगर हाई लेवल की डिवाइन वाला आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया गॉड अपनी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है तो धरती पे कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाएगा। हो सकता है कि एल्डोब्रेन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाए। तभी लिन कहता ढूंढ लिया। श्यान कहता कहाँ। लिन कहता उसकी गर्दन के नीचे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस को पावरफुल प्रोटेक्टिव मैजिक से ढका गया है। फीलिंग का एक बहुत बड़ा जमाव क्रिस्टल के रूप में उसके कोर को चारों ओर से ढक रहा है। श्यान कहता लगता है उसने एडोमोस की सक्सेशन एबिलिटी का फायदा उठाकर अपनी मैजिक रॉड की पावर से और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। शायद हमें ऐसा हमला करना चाहिए जो उसके मैजिक को भी काट सके। लिन कहती हाँ मेरा ऐसा मानना है। ये मेरे समझ से परे है श्यान, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके कोर तक पहुंच सकती हूँ। अगर हम इसे एक ही हमले में डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वो अपने आप को 20 ठीक कर लेगा। श्यान मन में कहता मुझे नहीं लगता कि मेरा क्रिम्सन असुरा इसे भेजने के लिए काफी होगा। कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें उतनी ही पावरफुल मैजिक की जरूरत होगी और इस समय इतना ज्यादा विनाशकारी पावर रखने वाला प्लेयर अभी प्रेजेंट नहीं है। एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजाजुल को ये आइडिया पसंद आएगा। इजाजुल की बात क्या है कॉर्वेश, तुम्हें इसका एहसास हो गया है ना, या शायद तुम इसे हमेशा से जानते थे। शान कहता ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्या आपका दिल इसे पूरा करने के लिए तैयार है। इजाजुल कहती तुम कहते हो कि मेरा दिल इसे करने के लिए तैयार है। शान मन में कहता क्या इस समय वो सच में चिंतित है। अगर गौर से देखा जाए तो इजाजुल का एक डीमन का शिकार करने के लिए अमेरिका आना अपने आप में ही अजीब बात है। क्या जॉन उसके लिए इतना जरूरी है। जॉन एक प्लेयर का मदद कर रहा था। शान कहता उसने ऐसा क्या किया कि जिससे वो उसे पाने में सफल हुआ। अरमान आगे की ओर बढ़ता अपने एक हाथ को उठाता है। इजाजुल कहते अगर हम इस चीज को ऐसे छोड़ दे तो ये स्टार खतरे में पड़ जाएगा, है ना। शान कहता सिस्टम के जरिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर अमेरिका एक वीरान बंजर जमीन बन जाएगा और हम भी जिंदा दफन हो जाएंगे। इजाजुल कहती ठीक है मैं स्पेयर बनूंगी। मान लो कि तुम न्यूक्लियस को
संभाल लोगे? क्या तुम चुनौती के लिए तैयार हो कॉर्वेस? शान कहता जब तक तुम मैदान को तहस नहस नहीं करते थे मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिन से कहते चलो चले। लिन कहती है मैं। शान कहता गॉडेस ऑफ जस्टिस होने के नाते तुम बुराई की पावर के खिलाफ सबसे बड़ी दुश्मन हो। लिन कहते दूसरे शब्दों में कहते हो तुम चाहते हो कि मैं चारा बनूं, है ना? तो ठीक है, तो प्लीज मुझे बचाना शान। शान कहता मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उससे लेकर हवा में उड़ने लगता है। अरिमान अपने हाथों को झटकता है लेकिन शान उससे बचते हुए ऊपर की ओर जाता है। शान कहता मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ इसलिए अपना पूरा ध्यान सेंटर की ओर रखो। शान काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगता है और लिन उसके सारे टेंटिकल को अपने शॉट से काट रही होती है। शान मन में कहता इतनी तेज स्पीड पे उड़ने के बावजूद उन टेंटिकल को काट के अलग कर रही थी। अरिमान फिर से चीख मारता है। वो एक एनर्जी अटैक बनाने लगता है। शान मन में कहता है जैसे जैसे उसकी दिमाग बढ़ रही है उसे बहका कर अपनी ओर लाना आसान हो गया है, लेकिन इसके पीछे लटकने वाले टेंटिकल भी पहले से ज्यादा सटीक होते जा रही है और अरिमान जबरदस्त एनर्जी बीम अटैक कर देता है। इससे शान बार बार बच जाता है। उसके फेदर से भी ब्लड आने लगते हैं। लिन कहती है वो क्या था? शान कहता उसमें डिवाइन और मैजिक की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये तो बस एक झलक है। मन में कहता ये घोर बुराई की किरण है जिसमें नेगेटिव फीलिंग उसकी डिवाइन पावर और मैजिक के साथ मिली हुई है। सिर्फ उसकी हल्की से चपेट में आने से भी नॉर्मल इंसान के लिए जानलेवा होना चाहिए। कहता लेकिन किसी खास शख्स के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। लिन कहती है क्या? शान कहता ये फिर से चार्ज हो रहा है। मन में कहता वो कहाँ है? और पुल पे देखते हुए कहता वहाँ पर। अरिमान टेंटिकल से शान पे अटैक कर देता जिससे लिन कहती है शान देखो। शान कहता कस के पकड़ो और कहता इजाजुल। जिसे इजाजुल उसे देखकर शान आगे को बढ़ते हुए कहता पकड़ो और वो लिन को उसके ऊपर फेंक देता। मन में कहता इस समय अरिमान को रोकने वाला सिर्फ तुम ही हो जॉन मन में कहता उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस काम के लिए सही हूँ? खैर शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि उसे मुझ पर नहीं बल्कि इजाजुल पे भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो वो उस चीज को संभाल सकता है। मैं ये न जाने कितनी बार सोच चुका हूँ मैं कोई टैलेंटेड प्लेयर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा खुद से यही सवाल पूछता रहा हूँ इजाजुल ने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर क्यों चुना? लेकिन अभी ये मेरे दिमाग में सबसे आखिरी चीज है। मुझे किसी भी बात का डर नहीं था क्योंकि उसकी नजर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं इस मुश्किल से भी उभर जाऊंगा। वो अरिमान पे जबरदस्त पंच लैंड करता है जिससे उसके बॉडी में भी होल हो जाता है। मन में कहता है इजाजुल चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो कभी झूठ नहीं बोलती। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं इजाजुल कहती इतने समय मैंने अपनी सक्सेशन एबिलिटी को छिपा के रखा है फिर भी तुमने इस बारे में कोई भी पॉइंट नहीं उठाया। मुझे यकीन नहीं है कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे जॉन। मेरी सक्सेशन एबिलिटी काफी यूनिक है, क्या तुम जानना चाहोगे? और बताते मुझे अपनी पावर के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा था। लिमिट ब्रेकर। जब बिना मेहनत की पावर मिल सकती थी तो आलस बन जाना स्वाभाविक था। आखिर मेरी पावर बिना कोशिश किए भी इंफिनिटी तक बढ़ सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोई भी नॉर्मल प्लेयर इस पावर को संभाल नहीं सकता था और ये टैलेंट की बात भी नहीं थी। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शख्स इस पावर को कितना ले सकता है और इसका कितना अच्छा यूज कर सकता है। अगर तुम्हें सच में पावर चाहिए तो तुम लगातार और इंफिनिटी तक स्ट्रॉन्ग हो सकती हो जितना दूर तक तुम्हारी विल पावर तुम्हें ले जा सके। और मन में कहते इत्तेफाक से ही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना। तुमने मास्क ऑफ एनवस पहनने के बावजूद नेफरोट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया और अपने सिर को जमीन पे पटक कर उसके मास्क को तोड़ दिया और अपने बॉडी पे फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि सिर्फ अपने विल पावर के दम पर एक इंसान कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जॉन एक जबरदस्त अटैक को तैयार करने लगता है। मन में कहता है जैसे जैसे मेरी फीलिंग उमड़ रही है नेफरोट का आर्टिफैक्ट ये बढ़ती हुई पावर मास्क की लिमिट से कहीं आगे निकल चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बॉडी अपने वजन से कुचला जाएगा, फिर भी किसी तरह से मैं इस दबाव को सह पा रहा हूँ। जब तक मेरी विल पावर नहीं टूटती इजाजुल की सक्सेशन एबिलिटी मेरी आखिरी लिमिट तक को भी हटा देगा। और जॉन को उस अटैक से अरिमान का कोड भी दिखने लगता है, लेकिन इतना पावर यूज करने पे जॉन भी लड़खड़ाने लगता है। शान उसे संभालते हुए कहता तुमने अच्छा किया। और शान काफी स्पीड से आगे को बढ़ते हुए मन में कहता मैंने सुना है कि इंसान की एबिलिटी सिर्फ टैलेंटेड होने पर निर्भर नहीं करती, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले प्ले थ्रू पे मैंने कई बार अपने आप पे शक किया और इसी वजह से गलत रास्ते पे चल गया। और ईमान अभी भी घुरा रहा होता है। अटैक करते हुए कहता यहाँ तक कि फ्रैग रैकेट की एनर्जी डालने के बाद भी उस पर असर नहीं हो पाएगा। मैं इसे मुश्किल से ही खरोच लगा पाया और उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता जिससे कहता 1 मिनट रुको, डैमेज हुए कोर तो अपने आप ही ठीक होने लगा। अगर फ्रैग रैक से काम नहीं बनता तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं अपनी की के पावर को दूसरी चीजों पे यूज नहीं कर सकता। और वो अपने पाइन ब्लैंकर को बाहर निकालता है और की एनर्जी के साथ उस पर अटैक कर देता है और अपने फिर से पाइन ब्लैंकर उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक उसके गर्दन के आर पार हो जाता है जिससे अरिमान की बॉडी में हलचल होना शुरू हो जाता है। लिन कहती क्या उसने उसे खत्म कर दिया और ये शायद
मेरा ही सोच है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो ये अभी फट जाएगा, क्योंकि वो दोबारा गोले के आकार में आने लगता है। सच में वो फट जाता है और उसके बॉडी बारिश के बूंद बन के नीचे बरसने लगते हैं। जिस प्लेयर पे वो गिरता है वो झुलस के मरने लगता है। एरिक कहता सेफ जगह पे पहुंचो, अगर ये तुम्हें छू लेते तुम्हारी तुरंत ही मौत हो जाएगी। तभी सियान अपनी उंगली को उठाता है, काफी बड़ा डायमेंशनल पोर्टल को खोलता है और उसके सारे बॉडी पार्ट को अपने अंदर ही समा लेता है। एरिक कहता हम सब जिंदा है, लेकिन कैसे? रुको, उसी ने तो बेहेमोथ की गर्दन काटी थी, है ना? क्या हमारे चारों ओर मौजूद इन खाली जगह के लिए वो जमींदार है? हाँ, वो तब भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। ये सोच कर भी हैरानी होता है कि उसके जैसा एक इंसान प्लेयर माना जाता है। सिस्टम कटी अर्जेंट क्वेस्ट को पूरा कर दिया गया है। अब थोड़ी देर में सभी भाग लेने वाले प्लेयर को इनाम दिया जाएगा। इजाजुल कटी बहुत ही अच्छा किया कॉर्वेश, और उसके बाद जो तुमने किया वो भी शानदार था। सियान कहता थैंक्स, लेकिन इसे पार करना बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। मन में कहता मेरी सारी माना खत्म हो गई, क्योंकि मुझे उसके सारे इविल पावर को एक अलग डायमेंशन में बंद करना पड़ा, और अरिमान ने मेरे कलेक्शन की कुछ बनाई हुई चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। नुकसान तो हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें कुछ हासिल ना हुआ हो। एक ऐसी वेव जो हर तरह से जिंदा क्रिएचर के लिए घातक था, अच्छा है एक ऐसा टुकड़ा जो खुद गॉड को भी अपने अंदर समेट ले। अगर इनका सही तरह से यूज किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल वेपन बन सकती है। इजाजुल कटी लगता है अब तुम्हें वापस कोरिया जाना पड़ेगा। सियान कहता अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम्हारा क्या? इजाजुल कटी मेरे लिए नहीं, ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर कम से कम कुछ घंटे तक नहीं आएगा। सियान कहता उसे सक्सेशन एबिलिटी की झटका लग रहा होगा, है ना? तो चलिए अब चलते हैं, मैं तुमसे बाद में जरूर मिलूंगा गॉडेस ऑफ जस्टिस। लेन कहती हाँ, लेकिन मैं वैसे भी ओलंपियस जा रही हूँ। सियान मन में कहता इसके बारे में सोचूं तो आज जीसू में अजीब तरह का शांति छाई हुई है। साथ ही वो इजाजुल को ऐसे देख रही जैसे उसे कुछ कहना हो। इजाजुल कहती खैर तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूँ कॉर्वेस, अब मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। सियान कहता ठीक है, तो फिर हमें वापस जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो पूरा जगह ही कांपने लगता है, जिससे लिन कहती एक अर्थ क्यों? सियान चिढ़ते हुए मन में कहता नहीं। जीसू कहती ये क्या हो रहा है सियान? सियान कहता ऐसा नहीं हो सकता, क्या रेले है पहले ही सामने आ चुका है। तभी कोई कहता बिल बोर्ड पे खबर जरूर देखे, क्योंकि न्यूज वाले कह रहे थे वैज्ञानिक ने हाल ही में ही पूरी दुनिया में आए भूकंप का वजह पता लगा ली है। इसके कारण प्रशांत महासागर के किनारे समुद्र से ऊपर उठा हुआ एक नया महाद्वीप है। इसकी साइज दक्षिण कोरिया से लगभग 2 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। वहाँ नई तरह के जीव और कई मॉन्स्टर होने की संभावना है, इसलिए हर देश से कुछ प्लेयर को चुनकर एक टीम बनाई जाएगी जो उस महाद्वीप पे जाएंगे। इसे एक कहता अगर मैं इस खबर को कवर कर पाता हूँ तो मेरा प्रमोशन लगभग पक्का है। कुछ समय पहले तक ये करना नामुमकिन लगता था, क्योंकि गेम सिस्टम के नियम की वजह से खुलेआम न्यूज करना संभव नहीं था। लेकिन अब समाज फिर से गेम शुरू होने से पहले जैसा हो गया है, और प्लेयर और गेम सिस्टम साथ साथ मौजूद है और एक दूसरे के साथ नॉर्मल रूप से चल रहे हैं। हर देश को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर इस काम के लिए मेरे अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि मैं हार्मिस का अवतार हूँ। पता नहीं हमारी सरकार कब ये टीम बनाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे अनजान प्लेयर को वो नहीं चुनेंगे। हालांकि मैं खुद को हार्मिस का अवतार बताना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो अपनी टीम में किसी दिखावा करने वाले इंसान को नहीं रखना चाहेंगे। यार मैं सच में ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। ऐसे हालात में मैं बस उस गिल्ड की मदद लूंगा जिसकी टीम को चुना जाना पक्का है। फिर हम मीना को देखते जो कि श्यान दरवाजे पे एक अजीब शख्स तुम्हारा नाम को पुकार रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? श्यान कहता उन्हें कुछ समय के लिए शांत रहने दो, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें परेशान करना बंद कर देगा। मीना कहते तुम आजकल चिंतित लग रहे हो, तुम नए महाद्वीप को लेकर चिंतित हो? गेम के प्रोग्रेस के साथ नए जोन का बनना तो आम बात नहीं है। सिहान कहता है नहीं, ये जमीन हमेशा से धरती के अंदर छिपी हुई थी, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इसकी पावर धीरे धीरे सभी महाद्वीप में फैल जाएगी। ये मिस्टीरियस आइलैंड पूरे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। यंग जस्टर को बता दो कि हम शायद जल्द ही मिस्टर टिन का पता लगा लेंगे। सियान मन में कहता खतरा साफ है, लेकिन इसका फायदा उतना ही बड़ा हो सकता है। मिस्टर टिन उनमें से एक है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक दाव है। रेले के अंदर का रास्ता और बनावट समय समय पे बदलती रहती है, इसलिए ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि हमें किस तरह की मुश्किल या खतरा का सामना करना पड़ेगा। बेक्सुल कहती सियान कहता बेक्सुल तुम वहाँ कब से हो? बेक्सुल कहती ज्यादा समय से नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे वहाँ पे भेजने की प्लान बना रहे हो प्लीज इस बार कुछ भी करने से पहले मुझे बता देना। सियान अपने आप से कहता वो अभी मिड डोनेट के सदमा से उभर नहीं पाई है। बेक्सुल की रोटी मेरे डोनेट मेरे केक। सियान कहता ठीक है समझ गया। फिर हम यात्रा को देखते जो कहती है मेरे गॉड क्या बात है? सियान कहता ये तो साफ है, ये रेले के बारे में है। रेले से संबंधित कोई मेन क्वेस्ट बनाना संभव है। यात्रा कहती सिस्टम के मदद के बिना मेन क्वेस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन साइनिंग ट्रोपो जो हाइड्रिंग के साथ ये हो सकता है। हमें बस फ्यूचर में आने वाली किसी मेन क्वेस्ट को बदलना होगा। मुझ पर एक एहसान करो, मुझे सारे ऑर्डर पहले से ही दे दो। इंसानों को सोने की जरूरत महसूस करने पड़ती है, दिलचस्प है। मैं इसके अलग अलग खूबियों को पहचानने में बिजी हूँ। सियान कहता ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, इस बार तुम मेरे साथ आओगे। यात्रा सोते हुए कहती है मैं भी आ रही हूँ, और हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहती इसका क्या मतलब है? सियान कहता वैसे भी तुम्हारे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इस दौरान कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करेंगे। मन में कहता मुझे वहाँ उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस
फिल्म में मिलने वाला नॉर्दर्न एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी थी जिसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। हम यात्रा के प्रोफाइल को देखते हैं जिसमें उसकी डिविनिटी पावर F लेवल पे होता है और यात्रा कहती है दरअसल मेरे स्टेज थोड़े कमजोर है। शान मन में कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद यात्रा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। शान कहता तुम मजाक कर रही हो, तुम कभी गॉड हुआ करते थे, ये स्टेज कैसे हुआ? यात्रा कहते बिल्कुल वो ऐसे ही होंगे, इस कारण मेरा दोबारा जन्म एक नॉर्मल प्लेयर के रूप में हुआ है। शान मन में कहता क्या वो हमारे गिल्ड के हेडक्वार्टर में बस एक बड़ा चढ़ाकर पेश की गई मैनेजर है। यात्रा कहते अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी वापस आ जाऊंगी। मेरे अंदर एक आउटर गॉड की सोल है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मेरे लिए एक सही नाम होगा ट्रिपल-S रैंक के प्लेयर का दोबारा जन्म। शान कहता सच कहो तो ये ट्रिपल-S नहीं बल्कि ट्रिपल-F होना चाहिए। शान मन में कहता मुझे पहले से उम्मीद थी कि उसके स्टेज काफी अच्छे होंगे। वो अपने सक्सेशन एबिलिटी को किसी नुकसान के यूज कर सकती है। कुछ चीजों में बदलाव की जरूरत है लेकिन गेम पर उसका असर बहुत ही सीमित है। बस एक ही फायदा है, वो अभी भी शाइनिंग रोपो जो हार्ड ड्रिंक का यूज कर सकती है। अगर मैं उसे अपने साथ रेले नहीं ले जा पाया तो वहाँ छिपे खतरे का सामना करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पावर नहीं होगी। फिलहाल अपनी मौजूदा पावर के साथ यात्रा सिर्फ एक स्किल का यूज कर सकती है। वो पॉकेट डायमेंशन को खोल या बंद कर सकती है शायद 1 से 2 बार। यात्रा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे किसी घटिया कीड़े मकोड़े जैसा समझ रहे हो। शांत कहता नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बेकार स्टेज को कैसे बढ़ाया जाए। और रिपोर्टर की बात याद आता है कि आज से 1 महीने बाद हर देश के लीडर महाद्वीप पर जाने वाले प्लेयर को चुनेंगे। शांत कहता अगर उसे वहाँ पे जाना है तो उसकी स्किल को और भी बढ़ाना होगा। कहता तो चलिए तो मैं सबसे पहले गोब्लिन से लड़ना होगा। यात्रा कहती है ठीक है। और हम एक गोब्लिन को देखते यात्रा कहती है तुमने देखा अभी है ये सपनों के बीच की असली पावर। शान मन में कहता एक गोब्लिन को मारने के लिए यात्रा को कुल मिलाकर 12 बार घटने के बाद इतनी घमंडी कैसे हो सकती है। और काफी चिढ़ते हुए कहता क्या तुम्हें हमले से बचने का तरीका नहीं पता? यात्रा कहते हैं मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता, वैसे भी मैं दोबारा जिंदा हो सकती हूँ। शान कहता फाइट में सबसे जरूरी बात चोट से बचना है। एक इमोर्टल के नजरिए से इसे समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। जब तुम दोबारा ठीक हो रहे होगे अगर मोस्टर भाग गया तो तुम क्या करोगे? इंसान की बॉडी पे चोट लगने पर बॉडी उसका असर महसूस करता है। तुम्हें भी ये महसूस हुआ था है ना? यात्रा कहती हाँ मुझे याद है खून बहने पे मुझे चक्कर आने लगे थे और मुझे काफी धुंधला सा दिखने लगा था। मुझे हमेशा से पता था कि ह्यूमन बॉडी कमजोर होती है लेकिन ये तो एक नॉर्मल स्टील स्वॉर्ड है। शान कहता तुम्हारा घटिया हमला भी एक गोब्लिन को मारने के लिए काफी थे। अब समय आ गया कि तुम अपनी बॉडी को सही रूप से यूज करो। यात्रा कहते तुम तो बहुत ही शक्ति बढ़त रहे हो है ना? और नॉर्मल प्लेयर तो अब तक हार मान चुका होता। शान कहता जब जिसु ने पहली बार शॉट उठाई तो उसने गोब्लिन के एक झुंड का नरसंहार कर दिया। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ। यात्रा कहते मुझे सेलेस्टियल स्लेयर वाले प्लेयर से तुलना करना सही नहीं लगता और वैसे भी मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्या तुम हमेशा की तरह बाकी साथियों के साथ सब कुछ नहीं संभाल सकते? शान कहता एल्फ आजिफ रेले में है। अब रहता अल आजिम जिसे नेक्रो नामुकन के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रीन बोर्ड है जो कथोलुस मिथस में दिखाई देता है। शेमेटर ऑफ वर्जाई भी रेले में कहीं है। यात्रा कहती है फिर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक फेतु का वेपन और उसके साथ उसका ग्रीन बोर्ड भी। वर्जाई की शॉट अपने आप में ही बहुत पावरफुल है लेकिन अगर उसे अल्फ आजिफ के साथ यूज किया जाए तो इससे योग सोयोट को बुलाया जा सकता है। योग सोयोट आउटर कोड में सबसे पावरफुल माना जाता है। लोग उसे दरवाजे की चौखट पर छिपा रहने वाला कहता है। भले हम नॉर्दर की बात कर रहे हो लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि वो वॉइड को बुला सकता है। शान कहता क्या वो कमीना तुमसे जलता है लेकिन क्योंकि वो इस फीलिंग को समझने में असमर्थ है इसलिए कुछ सच में बेतुका कर सकता है। यात्रा कहती है अगर नॉर्दर वॉइड को बुलाता है इसका मतलब होगा दुनिया का खात्मा। इस लहजे से देखा जाए तो शायद यही समझदारी वाला कदम होगा कि किसी इंसान को रेले तक पहुंचने से पूरी तरह से रोका जाए। शान कहता नहीं, हमें भी नेक्रोनॉमिकन की जरूरत है। यात्रा कहती क्या तुम किसी आउटर गॉड को शिकार करने की प्लान बना रहे हो? शान कहता ये कोई शिकार नहीं है, ये बस पहले से ही रक्षा करने का एक कदम है। यात्रा कहती अच्छा तो मुझे भी साथ चलना पड़ेगा। शाइनिंग तो को जो हार्डन उस रास्ता को बंद करने में कैपेबल होना चाहिए। शान कहता सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम बिना किसी घटना के वहाँ पे पहुँच सकती हो? ठीक है चलिए फिर से गोब्लिन को मारना शुरू करते हैं। इस बार मरने की संख्या 3 से कम रखो। यात्रा कहते ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब कोई गोल ठान ले तो क्या कर सकता है। फिर हम प्रशांत महासागर के किनारे को देखते हैं और हम वहाँ पे सीक्रेट एज को देखते हैं। नॉर्दर कहता है बाप रे उनमें तो काफी सारे हैं और नॉर्दर ऊपर से ये सब देख रहा होता है।